नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की सारी जो लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, आपने अगर इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो पीडीएफ है इस वीडियो की वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही जो हमारा इंस्टा का पेज है उसे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए क्योंकि यही मोटिवेशन और प्रेरणा है पूरी एससीएस की टीम के लिए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक किया करिए और अपना सहयोग और साथ बनाए रखें हमारे साथ, ठीक है। तो आइए देखेंगे हम लोग किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहला टॉपिक जो है मंकी पॉक्स है, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है ये, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे हम लोग। ये हेल्थ का इशू है, आपका सेकंड पेपर में रख सकते हैं जीएस पेपर 2 में। इसके बाद पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम है तो वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत आएगा, पेपर 2 में रख सकते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे हम लोग। इसके बाद ब्रिक्स की न्यूज है आज। तो ये ब्रिक्स काफी पुराना इशू है, एक इंपॉर्टेंट संगठन है ये आपका, ठीक है। तो पहले ये ब्रिक था, फिर 2010 में जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो जाता है तो इसको ब्रिक्स बना दिया जाता है। इसको देखेंगे। एनडीबी वगैरह के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जीएस पेपर 2 का पार्ट है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। इसके बाद बैन ऑन शुगर एक्सपोर्ट किया गया है। अभी शुगर के एक्सपोर्ट पे जो है बैन लगाया है गवर्नमेंट ने ताकि डोमेस्टिक मार्केट में जो है वो सप्लाई क्रंच ना हो और उसके कारण इन्फ्लेशन वगैरह ना हो, है ना। तो इसलिए ऐसा आयाम जो है वो यहाँ पर अपनाया है गवर्नमेंट ने। जीएस पेपर 3 में रख सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसके बाद इंडिया की फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल को मनाया गया है जेएनके में। तो इसको देखेंगे हम लोग कि ये किस तरीके की क्रांति है, 2016-17 से इसको क्यों स्टार्ट किया गया, किस तरीके से किसानों की आय को दोगुना करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। तो एग्रीकल्चर का पार्ट है, 3rd पेपर में रख सकते हैं इसको हम। और सबसे पहले टॉपिक को अब डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो जो मंकी पॉक्स है तो अभी भी जो है, अभी अगर आप देखेंगे तो लगभग 20 कंट्रीज में ये स्प्रेड हो चुका है, लेकिन इसके फैलने के रीजंस के बारे में अभी हमको पता नहीं चला है, ठीक है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भारत में मंकी पॉक्स का कोई मेजर केस नहीं देखा गया है, ना तो कोई मृत्यु, वहां पर मृत्यु का रिकॉर्ड कोई दर्ज किया गया है। अभी तक कोई भी डेथ नहीं हुई है इससे, ठीक है। तो भी जो इसमें सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि इसमें जो स्प्रेड देखा जा रहा है वो कम्युनिटी स्प्रेड देखा जा रहा है, ठीक है ना, सामुदायिक प्रसार, जो ज्यादातर कहां पर ऑब्जर्व किया जा रहा है तो यूरोपियन नेशंस में। अब ये तो कंटेक्स्ट हो गया। अगर मंकी पॉक्स न्यूज में तो हमको क्या देखने की जरूरत है कि भैया ये डिसीज कैसी है, कैसे ये ट्रांसफर होती है, कैसे ये जो है कम्युनिकेट होती है, कैसे ये कम्युनिकेबल डिसीज है तो कैसे इसका ट्रांसमिशन हो रहा है, कैसे संचरित हो रही है, ठीक है ना, ये सब देखने की जरूरत है, ठीक है। तो यही है यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये इन्फेक्शियस है और कम्युनिकेबल डिसीज है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाती है इजिली, ठीक है ना, उसके लिए कई सारे वेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये किस पर बेस्ड है, तो ये डीएनए वायरस है, ठीक है ना। कैसा वायरस है ये? डीएनए वायरस है। एचआईवी जिस तरीके से आरएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस पर बेस्ड होता है, ठीक है ना, तो उसके विपरीत ये आपका डीएनए पर बेस्ड वायरस है, ठीक। इसके बाद ये कौन सी फैमिली से आता है? तो पॉक्स वायरस से आता है, ठीक है ना। जैसे छोटी चेचक होती है, चिकन पॉक्स होती है, तो वैसे ही पॉक्स वायरस के अंतर्गत आती है ये। इसके बाद ये ऑर्थोपॉक्स वायरस का भी पार्ट है, ठीक है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो मंकी पॉक्स को जो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था 1958 में किया गया था कोपेनहेगन डेनमार्क की लेबोरेटरी में, ठीक है। ह्यूमन ट्रांसमिशन के संदर्भ में देखें तो सबसे पहले जो इसको ऑब्जर्व किया गया 1970 में कॉन्गो में किया गया था, ठीक है। ये एक तरीके की स्किन डिसीज है, इजिली ये आपकी दिख भी जाती है, विजिबल भी हो जाती है, ठीक है ना। इसके सिम्टम्स जो है आपके इजिली विजिबल हो जाते हैं
होने के पहले होने के बाद भी ये समझ में आता है। इसमें आप देखेंगे तो पॉलीमेरेज जो आपका चेन रिएक्शन के माध्यम से ये आपका शो होता है ना, विजिबल होता है। और जो आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसको यूज किया जा सकता है इसके डिटेक्शन के लिए। किसके डिटेक्शन के लिए? मंकी पॉक्स वायरस के डिटेक्शन के लिए पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन है उसको यूज किया जाता है ना, उसका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो आपका इसमें इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इसको एक्सपोज होने के लिए जो इसके सिम्टम्स वगैरह है, तो यूजुअली 7 से 14 दिन लगता है उसमें। ठीक है, इसके बाद जो ये आपकी डिसीज है कितने हफ्तों तक रहती है? तो 2 से 4 हफ्तों तक सामान्यतः देखी जाती है। ठीक है, और इसके प्रसार का माध्यम कि मतलब किस माध्यम से ये प्रसारित होता है, संचरित होता है, ट्रांसमिशन होता है, तो जानवरों के मांस से हो गया, जानवरों के काटने या संक्रमित या जो आपके इस तरीके के जो पहले से ही आपके कंटैमिनेटेड जो या इन्फेक्टेड जो एनिमल है, ठीक है, तो उनके संपर्क से, उनके टच करने से, स्पर्श से भी जो है वो होता है, उनके संपर्क में आने से होता है। शरीर का जो तरल पदार्थ है उसके स्थानांतरण से भी होता है। कंटैमिनेटेड जो आपके फ्लूइड हो गए या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे भी होता है, उनके उपयोग से होता है। संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क से भी आपका प्रसारित होता है। जैसे आपकी अन्य कम्युनिकेबल डिसीज जो होती है प्रसारित होती है, वैसा ही ऑलमोस्ट इसमें भी है। इसके बाद इसमें देखेंगे आपकी जो आपका फीचर है इसमें, है ना, तो इसकी जो विशेषता है वो ये है कि इसमें एक सूजी हुई ग्रंथि होती है जिसको स्वैलन आपका ग्लैंड बोला जा रहा है ना, और ये आपका चिकन पॉक्स में नहीं पाया जाता। ठीक, चेचक में और चिकन पॉक्स में ऐसी कोई विशेषता नहीं पाई जाती। इसमें विशेषता ये पाई जाती है, मतलब इसमें डिफरेंस बता रहे कि चेचक, चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स में क्या डिफरेंस है। तो भैया चेचक और चिकन पॉक्स में जो है ऐसा नहीं पाया जाता है कि वहां पर कोई सूजी हुई ग्रंथि हो, लेकिन इसमें जो है सूजी हुई ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, इसके लिए अभी तक किसी भी तरीके का प्रिवेंशन उपलब्ध नहीं है। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो हैं अभी तक किसी भी तरीके का प्रिवेंटिव मेजर जो है इसमें नहीं सर्च कर पाए हैं। तो अभी ये यूटिलाइज कर रहे हैं जो आपका स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है, उसी को इसकी भी दवाई के रूप में यूज किया जा रहा है। अब चेचक का एलिमिनेशन देखेंगे, इरेडिकेशन, उन्मूलन देखेंगे तो सारे विश्व में लगभग हो गया है और कुछ कुछ देशों में बचा हुआ है, इसीलिए गरीब देशों के पास जो है इस तरीके के टीके उपलब्ध नहीं। अब यूएस है, यूरोप जो है आपके जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको उनकी पहुंच अभी है, उनके यहाँ अप्रोप्रिएट मैनर में R&D वगैरह में किया जा चुका है, तो चेचक के नए टीके बनाने में वो सक्षम है ना, तो वो उसकी रोकथाम के लिए जो है उसको यूज भी कर सकते हैं। लेकिन जो चेचक का टीका है अगर यहाँ पर उसका यूज किया जा रहा है तो उसमें जो इफेक्टिविटी आएगी वो केवल 85% आएगी। नॉर्मल सा आर्टिकल है, इसको आप देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, इसमें जो बात की जा रही है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, नाम से ही समझ में आ रहा होगा केयर, और दूसरा जो यहाँ पर कीवर्ड है वो चिल्ड्रन है। तो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जो इसके अंतर्गत लाभ दिए जा रहे हैं इस स्कीम के अंतर्गत, उसके तहत जो है लाभों का जो है वितरण किया है, लाभ जारी किया, बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी केयर के लिए आयामों को अपनाया जाएगा। तो यहाँ पर एक सभा को या आप समझ लें ऐसे कि एक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने वहां पर जो है अपनी सहानुभूति व्यक्त की उन बच्चों के प्रति जिन्होंने कोविड-19 के दौरान कोविड के कारण अपने जो है पेरेंट्स को या अपने प्रियजन को खो दिया है। ठीक है, तो उनके लिए हर दिन का संघर्ष और हर दिन की चुनौतियां हैं, तो उनके लिए जो है वेलफेयर या कल्याणकारी संदर्भों में क्या कार्य करेगी गवर्नमेंट इस स्कीम के माध्यम से, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो की पॉइंट्स देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो इस तरीके के कोई भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनको स्कॉलरशिप ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन और हेल्थ कार्ड की पासबुक भी इनको सौंपी गई है। ठीक है ना, समझिएगा किस तरीके से कि अगर वो किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, है ना, कोई बीमारी हो जाती है उनको, तो जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उनके अंतर्गत भी इनको कवरेज दिया जाएगा चिल्ड्रन को। उसके लिए जो है हेल्थ कार्ड की पासबुक भी उनको सौंपी गई है। तो कुल मिला के उनको जो है हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो किस तरीके से वहां गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी, उसके लिए एक आपका डोमेन है ना, इस तरीके से उनको बेनिफिट दिया जाएगा। तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन के संदर्भ में, ठीक है ना, और जो उच्च शिक्षा के लिए प्रोफेशनल स्टडीज या प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उनके लिए भी उनको हेल्प दी जाएगी, है ना। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अगर ऋण की आवश्यकता है तो उनको वहां पर हेल्प की जाएगी। इसके बाद हर बच्चे को हर मंथ 4,000 रुपए दिए जाएंगे एक सहायक राशि के रूप में, ताकि जो उनकी डेली नीड्स है, जो दैनिक जरूरतें हैं, उनको पूर्ण करने में उनको मदद मिल सके। इसके बाद जब वो 23 साल की आयु प्राप्त कर लेंगे, है ना, बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जब एज उनकी 23 हो जाएगी तो उनको 10 लाख रुपए
10 लाख रुपए के अलावा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक मदद भी दी जाएगी। उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो जैसे आयुष्मान कार्ड बनता है उसके माध्यम से हेल्थ इंश्योरेंस और संवाद हेल्पलाइन के माध्यम से उनको भावनात्मक परामर्श भी दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको देख जाइएगा, रटने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ पॉइंट्स आप लिख के रख सकते हैं, लगातार रिवाइज करते रहेंगे तो वो अपने आप आंसर राइटिंग में दिखता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पीएम केयर्स फॉर जो आपकी चिल्ड्रन स्कीम है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये लॉन्च कब किया गया था, 29 मई 2021 को, और इसके अंतर्गत सपोर्ट करना है ऐसे चिल्ड्रंस को जिन्होंने अपने पेरेंट्स को जो है खो दिया है ना, जो उनके लीगल गार्डियन हो या दत्तक जो आपके पुत्र हो अगर वो किसी के, या अडॉप्टिव पेरेंट्स रहे हो, तो जो उनके अभिभावक है अगर उनकी मृत्यु हो गई हो तो उनको सपोर्ट करना है। कि किस कारण से मृत्यु, कोविड-19 के कारण। ठीक है, तो अब इसका उद्देश्य क्या होगा, तो कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में उनकी केयर करना और चिल्ड्रंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किस मैनर में, तो सस्टेन्ड मैनर में। ठीक है, इसके बाद पीएम केयर्स फंड से प्रत्येक बच्चों को, जो इस तरीके के बच्चे हैं, उनको 10 लाख रुपए तक का एक कोष भी प्रदान किया जाता है, ऑफर करते कॉर्पस एक 10 लाख रुपए का। इसके बाद यहाँ पर जो चिल्ड्रन है उनको एनरोल किया जाएगा एज अ बेनिफिशियरी। किस स्कीम के अंतर्गत, आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत, जो अपने आप में एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी हेल्थ कवरेज की स्कीम इसको माना जाता है। ठीक है, इसमें जो आपका 5 लाख तक का कवरेज दिया जाएगा और प्रीमियम अमाउंट जो रहेगा, जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, मतलब वयस्क नहीं हो जाता, तब तक गवर्नमेंट जो है इसको पे करेगी पीएम केयर्स के थ्रू। ठीक है, इसमें एजुकेशन एक्सपेंसेस को भी बियर किया जाएगा, यंगर चिल्ड्रन को जो है सपोर्ट किया जाएगा कि किस तरीके से वो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ले सके, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में, है ना, किस लेवल तक उनको हेल्प किया जाएगा, तो हायर सेकेंडरी लेवल तक किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका ये फंड है वो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में ट्रीट किया जाएगा, और वो जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होगा उनको चेयर करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। और यहाँ पर जो पीएम केयर्स फंड में जो कंट्रीब्यूशन है, अगर कोई निगम है, निकाय है, कोई कंपनी है ना, अगर वो वहां पर इन्वेस्ट करना चाहती है या वहां पर कंट्रीब्यूट करना चाहती है, इन्वेस्ट नहीं बोलना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहती है, तो उस कंट्रीब्यूशन को सीएसआर के अंतर्गत माना जाएगा, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर के अंतर्गत उसको माना जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिक्स से रिलेटेड है। तो जो ब्रिक्स है आपका, इसका मतलब बिल्डिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है विथ स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स, ये आपका एक टैगलाइन है ना। और भारत और चीन जो है विशेष रूप से आप देखेंगे जो आपका एलएसी है, ठीक है ना, जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो वहां पर लगातार जो है डिस्टरबेंस देखा जा रहा है भारत चीन के बीच में। सीमा विवाद का मुद्दा लगातार बना हुआ है, आप पिछले 4-5 वर्षों से लगातार आप देखेंगे, कहीं पर डोकलाम क्राइसिस आता है तो कहीं पर कुछ फायरिंग होती है, तो वो लगातार वहां पर जो है डिस्टरबेंस बना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा चाइना को आप देखेंगे तो हमेशा भारत की चीजों को वो अपोज करता है, जैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में सदस्यता को वो क्या करता है, खारिज करता है। उसके अलावा यूएनएससी में हमारी परमानेंट जो आपकी मेंबरशिप है उसको भी वो सपोर्ट नहीं करता। उसके अलावा जब हम क्वाड वगैरह में वहां पर करते हैं पार्टिसिपेट, या क्वाड के हम मेंबर हैं, तो उसको भी वो क्या करता है, उसको भी बोलता है कि ये गलत है ना। तो इसमें जो है बहुत सारे डिफरेंसेस इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, और बहुत जगह कॉपरेशन भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब डिफरेंस बस है। ठीक है, तो यहां पर सीधी बात है, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको आईआर पढ़ना है तो मेन जो आप वहां पर नेशनल इंटरेस्ट को रखेंगे सामने, दूसरा बैलेंस ऑफ पावर को। ठीक है ना। ब्रिक्स की बात करें तो इसको जो स्थापित किया गया था, इसको जो बनाया गया था 2001 में ब्रिक के रूप में, मतलब इसमें एस नहीं था, मतलब BRIC था, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। ठीक है ना। अब इसका जो एक्रोनिम है वो किसने दिया था, तो गोल्डमैन सैक्स ने दिया था। किसके लिए, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के लिए। इसके बाद 2010 में जब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो जाता है तो इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो जाता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, तो किसी भी संगठन की महत्ता बताने के लिए हम ये बताते हैं कि भैया ग्लोबल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, टोटल इसमें टेरिटरी कितनी आती है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, वो टोटल जो ग्लोबल ट्रेड का कितना कंट्रीब्यूशन उस संगठन के बारे में, वही चीजें यहाँ पर लिखी गई कि भैया ब्रिक्स के अंतर्गत जो कंट्रीज है वो 42% पॉपुलेशन को क्या करती, रिप्रेजेंट करती है, ग्लोबल पॉपुलेशन को। इसके अलावा जो ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ब्रिक्स कंट्रीज का वो 23% है। इसके बाद ग्लोबल टेरिटरी की बात करें तो 30% इसके अंतर्गत आती है, और ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो 18%। तो इस संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण आपका संगठन हो गया। अब अगर टर्म्स की बात करें, किन टर्म्स की, जीडीपी के टर्म्स पे बात करें तो चाइना जो है 2nd पोजीशन है, इंडिया 5th पे है, ब्राजील 9th पे है, रशिया 11th पे है, साउथ अफ्रीका 35th पे है। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया और चाइना के बीच में जो आपके डिफरेंसेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है। रशिया चाइना की जो घनिष्ठता है
उसको प्रति संतुलित करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है, एक मंच प्रदान करता है भारत के लिए, है ना। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे इंटरनेशनल डोमेन में देखें तो अंतरराष्ट्रीय जो वित्तीय और मौद्रिक प्रणाली है, तो उसमें सुधार का एक जो साझा उद्देश्य है उसकी भी प्रतिपूर्ति करता है। ब्रिक्स कैसे करता है कि आप पहले के अगर सारे इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे तो आईएमएफ है आपका, वर्ल्ड बैंक है आपका, और भी सारे संगठन देखेंगे तो वो डेवलप कंट्रीज से रिलेटेड है, उनके हेडक्वार्टर्स भी वही हैं और वहां पर उनका कोटा भी ज्यादा है, तो उन्हीं की चीजों को थोपा जाता है। तो उसके एक विकल्प के रूप में इसको देखा जाता है ताकि एक वैश्विक आयाम पर संतुलित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को क्या किया जा सके, वहां पर बहाल किया जा सके, ठीक है ना, न्यायपूर्ण और एक संतुलित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को वहां पर अपनाया जा सके, उसके रूप में भी आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो डेवलपमेंट कंट्रीज है ना, जो डेवलपिंग आपकी क्या है कंट्रीज है, कैसी डेवलपिंग, जो विकासशील आपके देश हैं, उनके लिए उनकी आकांक्षाओं की, उनकी जन आकांक्षाओं की लिए एक ये प्लेटफॉर्म है, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए आपका एक ये मंच प्रदान करता है। उसके बाद जो टेररिज्म है या सिक्योरिटी है या आपका ट्रेड है, तो सारे संदर्भों में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वित तरीके से सहयोग पर आधारित एक आयाम बनाकर उनसे निपटने के लिए आपके एक मंच के रूप में यह कार्य करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे चाइना मेजर रोड ब्लॉक है यूएनएससी में मेंबरशिप के लिए, हमारी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हमको मेंबरशिप लेने के लिए, तो उसको भी हम वहां पर रिजॉल्व कर लेते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए भी ये एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। इसके बाद अगर आप इकोनॉमिक डोमेन में देखें तो जैसे आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो वो उसी का काउंटर है, जैसे यूएस लेड या आपका वेस्ट लेड जो आपके क्या है इंस्टीट्यूशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, तो उसी के काउंटर के रूप में ये एनडीबी है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, तो उसके रूप में ये आपका एक क्या है हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसमें जो कोटा वगैरह का सिस्टम है वो भी अलग तरीके से रखा गया है, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम इंस्टीट्यूशन जो है उसका डेमोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक नहीं है जो आपके बाकी के इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। तो अब इसमें आप देखेंगे तो एग्जाम्पल के रूप में बताया भी है कि इंडिया के लिए इसने पहला जो लोन है वो भी अप्रूव किया है $250 मिलियन का, ताकि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी का डोमेन है वहां पर फाइनेंसिंग प्राप्त कर सके। इसके बाद चैलेंजेस क्या है, तो सबसे पहला तो ज्योग्राफिकल सेपरेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर्स है वो 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट से है ना। इसके बाद पॉलिटिकल हेट्रोजेनिटी देखेंगे तो जैसे चाइना और रशिया है तो वहां पर अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट है, बाकी जो जितने देश है वहां पर डेमोक्रेसी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चाइना का डोमिनेंस देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से ऐसा लगता है कि चाइना अपने प्रभुत्व को स्थापित कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसको इन्होंने यहाँ पर वन बेल्ट वन रूट लिखा हुआ है, वन रोड लिखा है। इसके बाद एससीओ है या AIIB है, तो इसमें चाइना की प्रभुत्वशीलता जो है लगातार बढ़ती जा रही है, ये भी एक आपका कंसर्न का विषय है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर म्यूचुअल ट्रस्ट और इंटरेस्ट की कमी है, जैसे चाइना इंडिया के बीच में लगातार डिस्टर्बेंस चल रहा है, राइवलरी चल रही है टेरिटरी को लेके, है ना, और रशिया और ब्राजील वगैरह की भी राइवलरी चल रही है माइनिंग को लेके, तो ये एज ए एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं। आगे का रास्ता सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपसी सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। जो भी विकासशील देशों की समस्याएं हैं उनके लिए सभी को एक मत होकर, है ना, सभी के हित को वहां पर रखकर यहाँ पर मुद्दों को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह भी बोला गया है कि एक दूसरे के जो देश हैं तो परस्पर एक दूसरे की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास से संदर्भित हितों का सम्मान करना चाहिए और उसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म को यूज भी करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक साथ जो है सबको सहयोग के द्वारा, समन्वय के द्वारा एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए और इस तरीके का ग्लोबल ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए ताकि सबके लिए शांति और सुरक्षा को वहां पर स्थापित किया जा सके, बहाल किया जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर बैन ऑन शुगर एक्सपोर्ट, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है अभी यहाँ पर कैप किया है, मतलब जो शुगर का एक्सपोर्ट है उसको रोका है, बैन किया है ना, तो इसलिए किया है ताकि डोमेस्टिक मार्केट में इसकी सप्लाई क्रंच ना हो, है ना, सप्लाई में समस्या नहीं हो, क्योंकि सप्लाई साइड में समस्या हो जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। वैसे भी लगातार जो है क्वार्टर्स में आप देखेंगे तो आरबीआई का जो थ्रेशोल्ड था या जो आरबीआई का टॉलरेंस लेवल था उससे ऊपर है इन्फ्लेशन, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट सारी की सारी इकोनॉमी में डायरेक्ट जो है आपके पीपल्स के ऊपर, यहाँ की जनता के ऊपर पड़ता है और जो नीचे तबके के लोग हैं उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जो शुगर केन है किस तरीके की फसल है, तो खरीफ की फसल है ये आपकी, ये मेन सोर्स है आपका शुगर का, गुड़ का और खांड सारी का। इसके बाद जो ये एक रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज होता है अल्कोहल और एथेनॉल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बगासे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो क्रस्ट केन रेसिड्यू होता है उसका भी यूज किया जाता है पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में। इसके बाद ये एक तरीके से जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जैसे अभी क्रूड ऑयल का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था
तो उसके एक विकल्प के रूप में इसको यूज किया जा सकता है ना। किसको? जो आपका शुगर वगैरह है उससे बनता है ना आपका क्या, एथेनॉल वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, ब्लेंडिंग वगैरह के लिए इसका यूज किया जाता है, तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। और ये और भी केमिकल प्रोडक्ट्स को बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग एज अ फॉडर भी किया जाता है। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए फेवरेबल क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस है इसकी ग्रोथ के लिए, शुगर केन के लिए? तो सबसे पहले टेम्परेचर है, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर होना चाहिए, और हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम लोग। रेनफॉल की बात करें तो 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल इसके लिए फेवरेबल है शुगर केन के कल्टीवेशन के लिए। इरिगेशन उन एरिया में रिक्वायर्ड होती है जहां पर रेनफॉल कंपैरेटिव कम होता है। अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो जैसे जैसे आप ईस्ट टू वेस्ट आते हैं तो रेनफॉल आपका कम होता जाता है, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। अब अगर सॉइल की बात करें तो लगभग सारी तरीके की वैरायटी जो होती है सॉइल्स की उसमें इनको ग्रो किया जा सकता है। लेकिन अगर देखें कि सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सी सॉइल होती है, तो जो रिच लोमी सॉइल होती है वो आइडियल है इसकी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए। और उस तरीके की सॉइल जो है उसमें क्या क्या, जो किन चीजों से समृद्ध होनी चाहिए जहां पर इसकी खेती अच्छे से हो सकती है, तो नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस होना चाहिए। और जो आपकी सॉइल होना चाहिए ना तो बहुत ज्यादा अम्लीय होना चाहिए ना तो बहुत ज्यादा क्षारीय होना चाहिए, है ना। तो एक बैलेंस जो है वहां पर क्षारीयता और अम्लीयता जो है होनी चाहिए। इसके बाद समतल मैदान में भी इसकी खेती हो जाती है, समतल पठार में भी हो जाती है, ठीक है ना। और वो उसके लिए एक एडवांटेज के रूप में देखा जाता है, जैसे फ्लैट प्लेन हो और लेवल प्लेट्यू हो। क्यों? क्योंकि जो मिलर्स होते हैं, जो चीनी मिल जिनकी होती है, उनको गन्ने की सिंचाई और परिवहन के लिए एक तरीके का वहां से सुविधा मिल जाती है। इसके बाद आप गन्ने की खेती देखेंगे तो इसमें भारी मात्रा में खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें मिट्टी की जो उर्वरता है उसका क्षय बहुत तेजी से होता है, ठीक है। ये किस तरीके की फसल है? तो भैया लेबर इंटेंसिव क्रॉप है ये आपकी, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको चीप लेबर मिल जाए, मतलब सस्ते श्रम की आवश्यकता हो, क्योंकि जब इनपुट कम होगा तभी तो हमारा फायदा बढ़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है इसमें, तो यूपी है। यूपी लगभग 133.3 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन करता है। इसके बाद भारत चीन का सबसे बड़ा उत्पादक भी है ना, चीनी का शुगर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है भारत, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है ब्राजील के बाद। अब जो निर्यात पे रोक लगी है तो पहली चीज ये समझ लीजिए कि अभी तक चीनी का जो निर्यात था वो ओपन कैटेगरी में रखा गया था, जहां पर सरकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब इसको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया ताकि सरकार के द्वारा यहां पर अनुमति ली जाए। जैसे कि चीनी की निर्यात के लिए, अब शक्कर के निर्यात के लिए अनुमति किससे ली जाएगी? तो चीनी निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक विभाग, वितरण, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से विशिष्ट अनुमति के बाद ही इसको एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। इसके बाद जो निर्यात की अनुमति है, परमिशन है, वो भी रिक्वायर्ड होगी अब, ठीक है। कि मान लीजिए कि जो आपके नए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हो तो उनके लिए जो है अब आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। नए अनुबंध की वहां पर आवश्यकता होगी, नॉर्मल सी चीज है। करंट स्टेटस की बात करें तो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की बात करें शुगर इंडस्ट्री, तो जो एक्सपोर्टर्स वगैरह हैं तो उनके ऑर्डर लगभग 90 लाख टन थे, जिसमें से 71 लाख टन जो है ऑलरेडी शिफ्ट किया जा चुका है कंट्रीज को, ठीक है ना, देश के बाहर भेजा जा चुका है। इसके बाद इंडिया के शुगर एक्सपोर्ट की बात करें तो ये लगातार बढ़ा है, अभी 35,000 करोड़ रुपए हो चुका है 2021-22 में, जो कि 2013-14 में केवल 9,000 करोड़ था। इसके बाद शुगर इंडस्ट्री की बात करें, एक एस्टिमेटेड यहाँ पर डेटा है कि जो प्रोडक्शन है हमारे यहाँ इस सीजन में चीनी का उत्पादन कितना होगा, तो 350 लाख टन होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, हमारे लिए इतना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। कितना बढ़ गया है, किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है इसके बंपर एक्सपोर्ट का? तो सीधी बात है कि ब्राजील जो है, अभी आप देखिए कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल राइज देखा गया, तो लोगों ने उसका विकल्प ढूंढने की कोशिश की। तो इस तरीके से ब्राजील जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर में से एक है, तो वो एथेनॉल का उत्पादन ज्यादा करने लग गया, तो भैया शुगर की अवेलेबिलिटी कम हो गई क्योंकि एज अ फ्यूल वो यूज करने लग गया। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ड्रॉट वगैरह आया तो उसका भी इंपैक्ट पड़ा, है ना, कि जैसे बिग शुगर जो आपके प्रोड्यूसर्स कंट्रीज थी जैसे थाईलैंड है, तो अगर वहां से सप्लाई बाधित हुई तो वो एक तरीके से भारत के लिए एक विकल्प के रूप में वहां पर उपलब्ध हुआ। तो भारत के जो वेंचर वगैरह थे, है ना, वो इसको उपयोग किए और उसी के कारण ज्यादा से ज्यादा उन्होंने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। अब यहां पर जो एक्सपोर्ट है, उन्होंने चीनी मिल मालिक जो है उनको भी इंश्योर किया, है ना, कि भैया उससे उनको लाभ हुआ, तो उन्होंने समय पर फार्मर्स को भी पे किया, तो इससे फार्मर्स को भी फायदा हुआ।
क्यों? क्योंकि किसानों को समय पर उन्होंने भुगतान किया। तो यहाँ पर निर्यात के कारण ये फायदा हुआ कि मिल मालिक जो फायदा कमा रहे थे उससे फायदा लेके अगर वो टाइम पे पेमेंट कर रहे फार्मर्स को, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स को भी फायदा हो रहा था उससे। ठीक है, उन्होंने समय पर भुगतान किया उससे। उसके बाद आप देखेंगे तो पिछले 4 सीजन जो है उसमें बम्पर फसल उत्पादन भी हुआ, तो उससे भी निर्यात में वृद्धि हुई है। ठीक है ना, यहाँ पर सब्सिडी वगैरह भी केंद्र ने बढ़ाई ताकि विदेशों में हम एक्सपोर्ट कर सके। इसके बाद जो वैश्विक उछाल देखा गया, फूड इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे, खाद्य पदार्थों की कीमतों में वैश्विक उछाल के कारण भी जो भारत की कच्ची चीनी थी उसकी भी मांग में वृद्धि हुई है काफी हद तक। इसके बाद रीजन क्या है निर्यात पर अंकुश लगाने का? तो सबसे पहली चीज ये है कि भैया हमारे यहाँ डोमेस्टिक लेवल पे इसकी सप्लाई में किसी भी तरीके का अवरोध उत्पन्न ना हो, क्योंकि अभी सीजन आने वाला है, फेस्टिवल सीजन अक्टूबर नवंबर में, तो ठीक उसके पहले जो है इस तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े कि हमारे पास हमने सब निर्यात कर दिया और हमारे यहाँ घरेलू संदर्भ में ही इसकी उपलब्धता कम हो गई, तो वहां पर इन्फ्लेशन वगैरह आ सकता है और उसका नेगेटिव इंपैक्ट जनता पर पड़ सकता है। क्योंकि लगातार जो है अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर अभी आप देखेंगे कि शुगर सीजन जो है ऑफिशियली जो स्टार्ट होता है अक्टूबर में स्टार्ट होता है, फिर वो मोमेंटम कब से गेन करता है? तो दिसंबर के बाद। ठीक है, तो वहां पर किसी भी तरीके की स्कार्सिटी ना आए, कोई भी संकट का सामना ना करना पड़े, कमी का सामना ना करना पड़े, इसलिए हम बैकअप स्टॉक यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके लिए भी जो है क्या किया जा रहा है, यहाँ पर एक्सपोर्ट को बैन किया गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये प्रिकॉशनरी मेजर है, क्यों? ताकि डोमेस्टिक लेवल पे, डोमेस्टिक डायमेंशन पे इसकी सप्लाई में कोई कमी ना हो, इसलिए भी जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि इसकी घरेलू उपलब्धता को बनाए रखा जाए और जो इसका वैल्यू है, जो प्राइस है, उसमें भी स्टेबिलिटी बनाए रखा जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप रिटेल इन्फ्लेशन देखेंगे तो अप्रैल में लगातार 4th स्ट्रेट ऐसा मंथ है कि जहां पर जो आरबीआई का टॉलरेंस बैंड है इन्फ्लेशन का उससे काफी ऊपर है इन्फ्लेशन। ठीक है ना, तो ये आने वाले टाइम पे भी कंटिन्यू कर सकता है, इसलिए भी यहां पर बैन वगैरह लगाया गया। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? तो सीधी बात है कि इंडिया लगभग 121 देशों को जो है ग्लोब में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जब एक्सपोर्ट हम बैन कर देंगे तो वहां पर सप्लाई में कमी आएगी, तो इससे जो ग्लोबल फूड प्राइसेस है वहां पर हाइक देखा जा सकता है, उनमें क्या देखी जा सकती है? वृद्धि हो सकती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो बहुत सारे आपके शुगर स्टॉक्स थे तो वो बहुत अच्छे वैल्यू पर, बहुत अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहे थे, है ना, 52 वीक्स के हाई पे वो आपके ट्रेड कर रहे थे। तो इस बैन से क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो हर्ट होंगे और उनमें जो है गिरावट देखी जा सकती है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये इसका एक प्रभाव पॉजिटिव इंपैक्ट में देख सकते हैं कि जो निर्यात में प्रतिबंध लगाएंगे हम, तो डोमेस्टिक संदर्भ में, घरेलू स्तर पर हमारे पास जो है गन्ने की जो उपलब्धता है शुगर की वो बढ़ जाएगी। तो उससे जो हमारा नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है उसमें जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारा वो क्या है कि वहां से हम एथेनॉल का उत्पादन करेंगे, तो हमारे उस एम को, उस टारगेट को अचीव करने में ये आपका बेनिफिट देगा, अपनी भूमिका का मतलब धनात्मक भूमिका का निर्वहन करेगा। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आज का, इंडिया का फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल है। तो अभी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इनॉग्रेट किया है भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू के, कहां पर? जम्मू के भद्रवाह। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के जो दूर दराज के इलाके, वहां पर लेवेंडर की खेती ने लगभग 5000 किसानों और युवा जो आपके एंटरप्रेन्योर है उनके लिए रोजगार पैदा किया है और 200 एकड़ में 1000 से अधिक किसान परिवार जो है वहां पर लेवेंडर की खेती कर रहे हैं। ये एक तरीके से न्यूज है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। अब लेवेंडर रिवॉल्यूशन क्या है? तो इसको पर्पल या लेवेंडर रिवॉल्यूशन बोलते हैं, जो लॉन्च किया गया था 2016 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा। ठीक है ना, किसके थ्रू? तो जो आपका CSIR है, जिसको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अरोमा मिशन भी बोला जाता है, उसी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो लगभग सभी 20 जिलों में इसकी खेती की जा रही है। ठीक है ना, मिशन के तहत पहली बार जो लेवेंडर के प्लांट्स वगैरह थे, पौधे, वो आपके मुफ्त में भी दिए गए थे और जिन्होंने एक बार इसकी खेती कर ली थी उनको 5 से 6 रुपए में जो है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में इनको पौधा उपलब्ध कराया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो सीधी बात है, सपोर्ट करना है डोमेस्टिक लेवल पे जो एरोमेटिक क्रॉप बेस्ड एग्रो इकोनॉमी है ना, तो उसमें होम ग्रोन जो वेराइटीज हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत लेवेंडर रिवॉल्यूशन लाया गया कि भैया पहले हम इंपोर्ट करते या जो विदेशों से प्राप्त करते इस तरीके के फ्रेग्रेंस को, है ना, सुगंधित तेलों को, तो उसको हम घरेलू इस स्तर पे ही उसको जो है हम उगा लेंगे, उसकी पैदावार कर लेंगे। तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं कि डोमेस्टिक लेवल पर हम उसकी खेती करें और उसकी पैदावार यहीं पे करें ताकि
कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को समर्थित कर सके और जो किसानों की आय है उनको दोगुना कर सके, उनकी आय को बढ़ा सके। लेवेंडर जो प्रोडक्ट है, मेनली जो मेन प्रोडक्ट है लेवेंडर ऑयल होता है इसमें, जिसको बेचा जाता है लगभग 10,000 रुपए पर लीटर में, एटलीस्ट लिखा गया, कम से कम। इसके बाद लेवेंडर वाटर की बात करें, जो सेपरेट किया जाता है लेवेंडर ऑयल से, ठीक है, तो इसको यूज किया जाता है इंसेंस स्टिक्स में, अगरबत्ती वगैरह बनाने के लिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोसोल जो होता है, जिसको फॉर्म किया जाता है किससे, तो फ्लावर्स के डिस्टिलेशन से, जो है आपका, है ना, डिस्टिलेशन से इसको फॉर्म किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है साबुन और जो रूम फ्रेशनर बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। अब महत्व क्या है, तो सबसे पहली चीज ये कि जो कृषकों की आय हमको डबल करना था 2022 तक, 2022 तो चल ही रहा है, तो उस तरीके के जो हमारे एम है या जो प्राथमिक क्षेत्र के लिए हमारे उद्देश्य हैं, या कृषि आधारित जो आपकी अर्थव्यवस्था उसको सपोर्ट करने के लिए जो कृषक है उनकी आय बढ़ाने में, उनकी आय को दोगुना करने में ये आपका क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपके नए स्टार्टअप्स, जो आपके एंटरप्रेन्योर हैं, जो स्टार्टअप डाल रहे हैं या इस क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं, तो वहां पर भी आपका हेल्प करेगा और एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ाएगा। स्टार्टअप इंडिया अभियान को भी ये आपका क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है ना। और ये जो है कृषि उद्यमियों के एक आजीविका के साधन के रूप में कार्यरत रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस से रिलेटेड है। इसके बारे में स्टेटमेंट बताना है कौन सा आपका गलत है। तो पहला ये कि हर साल जो है 31 मई को जो है आपका वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, तो ये इस बार की जो थीम थी टोबैको थ्रेट टू अवर प्लैनेट, ठीक है, दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा ये कि इसको जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था, तो 1987 में WHO के द्वारा इसको बनाया गया था। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और इससे पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है। इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। इसके बाद लास्ट एमसीक्यू है आज का, INS गोमती के बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि जो ये इंडियन नेवी ने इसको डीकमीशन किया है INS गोमती को, है ना, कितने सालों बाद, तो 34 वर्षों के बाद, मतलब इसने टोटल सर्विस दी 34 साल, ठीक है। और इसके बाद इसको डीकमीशन किया गया 28 मई 2022 को। इसके बाद जो ये वॉरशिप है इसको इंडक्ट किया गया था ऑन अप्रैल 16, 1988 में, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि ये जो शिप है, ये जो पोत है, वो गोदावरी जो क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स है उसके अंतर्गत ये आपका 3rd नंबर का पोत है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट। लास्ट जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये ओल्डेस्ट वॉरियर है वेस्टर्न फ्लीट का और इसका नाम जो रखा गया था रिवर गोमती के नाम पर रखा गया था। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और इसमें सही स्टेटमेंट ही हमको बताना था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।